जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एयर फंडामेंटल्स का मॉड्यूल 3 और इट्स अबाउट सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंप्लायंस एंड ट्रस्ट। ये कुछ चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं कि हाउ टू सिक्योर नेटवर्क कनेक्टिविटी इन माइक्रोसॉफ्ट एयर। आपके पास लोकल नेटवर्क है या एयर है, आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी की ज़रूरत है हमेशा से। अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब कोर एजर आइडेंटिटी सर्विसेज। जैसे आप लोकल नेटवर्क में यूज़र अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, तो क्लाउड में आप कैसे क्रिएट करते हैं, इसको आइडेंटिटी कहते हैं ना, कि आइडेंटिफिकेशन, यूज़र कौन है, क्या चाहता है। सिक्योरिटी टूल्स एंड फीचर्स कौन कौन से हैं एजर में, एजर गवर्नेंस मेथडोलॉजीज, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, प्राइवेसी, कंप्लायंस एंड डाटा प्रोटेक्शन। वेल, सिक्योरिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ लेयर्ड अप्रोच बेसिकली। एक्चुअली होता क्या है कि सपोज ये आपका डाटा है, डाटा डेफिनेटली आपकी किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर है, लेकिन इसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो ये हार्ड ड्राइव है सपोज, और वो हार्ड ड्राइव भी कोई उठा के ले गया, तो योर डाटा इज़ गॉन। तो आपको फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए है, मतलब आपका जो डाटा है उसको आपने प्रिवेंट करना है। किस तरह से प्रिवेंट करना है? अच्छा, नॉर्मली आपका जो डाटा होता है उसको किसी न किसी एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस किया जाता है। लाइक अगर आपका डाटा जो है वो किसी डाटाबेस में है, तो आप डाटाबेस को यूज़ करते हुए या कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हुए आप डाटाबेस से कनेक्ट होते हैं, और फिर आप उस डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इस तरह से। तो आपकी एप्लीकेशन जो हैं वो सिक्योर होनी चाहिए, ताकि आपका डाटा जो है वो रीड, राइट, डिलीट, अपडेट, मॉडिफाई, ये जेन्युइनली हो सके और अनऑथोराइज्ड एक्सेस इस तक किसी की ना हो। फिर जैसे ही आपका कंप्यूट है, आपका आपके जो, इसको आप कंप्यूटर कह लें, प्रोसेसर्स हैं, मेमोरी है, आपका नेटवर्क है, नेटवर्क पे डाटा आपका ट्रैवल कर रहा है, पेरीमीटर नेटवर्क है। पेरीमीटर नेटवर्क होता है सिक्योर नेटवर्क के, लाइक एक तो हमारे पास कंसेप्ट है ना लैन, और एक कंसेप्ट है वैन का, इंटरनेट साइड, और एक लैन साइड। तो लैन साइड पे ये पॉसिबल है कि लाइक एक हमारे पास इंटरनेट साइड है नेटवर्क की, और लैन वाली साइड पे एक से ज़्यादा लैंस हों, एक लैन है या दो लैंस हैं या तीन लैंस हैं। मोस्टली हमारे जो इम्पोर्टेंट सर्वर्स वगैरह होते हैं उनके लिए हम एक अलग से लैन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, और उसकी सिक्योरिटी नॉर्मल जो लैन है उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें सर्वर्स होते हैं। तो इस तरह के नेटवर्क को हम पेरीमीटर नेटवर्क बोलते हैं। फिर आइडेंटिटी एंड एक्सेस। आइडेंटिटी मीन अगेन कौन से यूज़र्स हैं और उनका एक्सेस लेवल क्या है, वो क्या हर यूज़र को कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड की हुई है, या जिस यूज़र को जितनी एक्सेस चाहिए उतनी ही दी हुई है। और फिर फिजिकल सिक्योरिटी, आपका डाटा सेंटर जो है क्या वो फिजिकली सिक्योर है या नहीं। तो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, डिफेंस इन डेप्थ की बात करते हैं, तो ये लेयर्ड अप्रोच, इसको कंसिडर किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो वैसी चीज़ नहीं होती कि हमने कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो हमारी हर चीज़ सिक्योर हो गई। हमें ये सारी चीज़ें जो है इनके बारे में सोचना पड़ता है कि हाउ वी हैव टू prevent our data, our application, compute, network, perimeter, identity and physical security। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इनको प्लान करते हैं, और इन इन चीज़ों को लेयर बाय लेयर सिक्योर करते जाते हैं। इनमें से अगर किसी एक लेयर पे भी आपकी सिक्योरिटी जो है वो 100% नहीं है, तो दैट प्लेस इज़ वल्नरेबल, वहाँ से अटैक हो सकता है। जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो क्लाउड में भी डेफिनेटली ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, और जो चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर के ज़िम्मे हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट के ज़िम्मे हैं, वो देखेंगे, और जो आपके ज़िम्मे हैं उसको आप देखेंगे। शेयर्ड सिक्योरिटी, अगेन अब हमने ये जो बात की है कि जो
क्लाउड प्रोवाइडर के ज़िम्मे हैं उनको क्लाउड प्रोवाइडर देखेगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मे हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन देखेगी। तो किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं? अगेन हम कहते हैं जी फिजिकल डाटा सेंटर। अब फिजिकल डाटा सेंटर अगर ये ऑन प्रेमिसेस है, ऑन प्रेमिसेस का मतलब है किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना डाटा सेंटर है, तो फिजिकली डाटा सेंटर की को फिजिकली सिक्योर करना कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसे ही नेटवर्क की, होस्ट्स की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, नेटवर्क कंट्रोल्स की, एप्लीकेशंस की, आइडेंटिटीज, ईच एंड एवरीथिंग। जब ऑन प्रेमिसेस है इसका मतलब है आपका अपना प्राइवेट क्लाउड है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है। लेकिन अगर किसी इदारे ने IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वो माइक्रोसॉफ्ट से लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट के ज़िम्मे फिजिकल डाटा सेंटर और फिजिकल नेटवर्क और फिजिकल होस्ट, इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट पे है, और बाकी चीज़ें जो कि आप मैनेज करते हैं तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। और अगर आपने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है वो लिया है, तो अगेन इट डिपेंड्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट के एंड पे है, लेकिन नेटवर्क, एप्लीकेशंस और आइडेंटिटी ये अगेन शेयर्ड एट्स बिटवीन यू एंड माइक्रोसॉफ्ट। और बाकी अकाउंट्स क्रिएट करना, यूज़र आपने क्रिएट किया, उस यूज़र को क्या आपने परमिशन राइट्स दे दिए, ये टोटल आपके एंड पे है। ऐसे ही जो है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उसमें भी इवन ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स और एप्लीकेशन ये भी माइक्रोसॉफ्ट के साइड पे है इसकी सिक्योरिटी, और बाकी ये कुछ चीज़ें जो है वो आपके एंड पे हैं। इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड प्रोवाइडर की नहीं है, और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, कस्टमर की नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि कस्टमर ने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लिया हुआ है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लिया हुआ है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लिया हुआ है, या कस्टमर का अपना प्राइवेट क्लाउड है। तो लेकिन सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, तो जैसे विंडोज़ सर्वर में या इवन विंडोज़ में ही फायरवॉल होती है, ऐसे ही एजियर में भी फायरवॉल है। इट्स स्टेटफुल मैनेज्ड, और आप इसके ज़रिए इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक जो है उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक फ़िल्टर का मतलब ये होता है कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से IPs या कौन से नेटवर्क से या कौन से प्रोटोकॉल से या कौन सी पोर्ट से ट्रैफिक इनबाउंड यानी हमारे नेटवर्क के तो ये अंदर आ इधर सकती क्वेश्चन है। है जी जी। सर, ये फायरवॉल हार्डवेयर बेस हो गया सॉफ्टवेयर बेस? जैसे कंट्रोल पैनल पे एक फायरवॉल सॉफ्टवेयर बेस है। देखें, हमें तो ये फायरवॉल मिलेगी एज अ सर्विस। तो अब सर्विस, ये ठीक है। हमारा तो कंसर्न ही नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट पीछे हार्डवेयर बेस्ड लगा रहा है या सॉफ्टवेयर बेस्ड लगा रहा है। वैसे ये विंडोज ठीक। सर्वर बेस्ड ही होती है नॉर्मली, लेकिन हमें तो एज अ सर्विस मिल रही है। हमें यही तो चीज़ है कि हमें सर्विस चाहिए, पीछे वो उसको जैसे मर्जी मैनेज करे, ये उनका मसला है। सही। तो ट्रैफिक इनसाइड जो आ रही है और आउटबाउंड ट्रैफिक जो बाहर जा रही है, उसके ऊपर हम फिल्टरिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स वगैरह होती हैं, तो आपको एक फायरवॉल की फंक्शनलिटी जो है वो मिल जाती है। ऐसे ही एजियर एप्लीकेशन गेटवे है, ये एक और तरह की फायरवॉल है, आल्सो प्रोवाइड्स अ फायरवॉल। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ये एक और तरह की फायरवॉल है, इनकी फंक्शनैलिटीज भी डिफरेंट हैं, आगे कोर्स में हम देखेंगे, थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें। जी। एजियर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जो डॉस अटैक्स होता है या डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक्स होते हैं। डॉस अटैक्स क्या होते हैं कि अगर सपोज कोई वेब सर्वर है, तो उस पे कुछ हैकर्स या कोई भी जो आपकी सर्विसेज को इंटरप्ट करना चाह रहे हैं, वो इंटरनेट से, यूजिंग द इंटरनेट, आपके वेब सर्वर पे ट्रैफिक भेज रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेज रहे हैं। एक्सक्यूज मी। जी। तो काफ़ी सारे अटैक्स किए जाते हैं समटाइम नेटवर्क्स पे, या किसी भी वेब सर्वर है, कुछ भी है, तो वो सर्विस जो है, वेब सर्वर है, वट कुछ भी है, वो डाउन हो जाता है हैवी ट्रैफिक की वजह से। इसको हम कहते हैं डॉस अटैक या डी डॉस अटैक।
तो जो एजर है इसमें DDoS अटैक के खिलाफ ऑलरेडी प्रोटेक्शन अवेलेबल है, ठीक है। और सिंपल जो हम अकाउंट लेते हैं उसको हम कहते हैं बेसिक सर्विस टियर इज ऑटोमेटिकली इनेबल्ड। अगर आपको इससे भी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो देन यू कैन गो फॉर स्टैंडर्ड सर्विस टियर एड्स मिटिगेशन कैपेबिलिटीज, और इसके लिए आपको यू हैव टू पे सम मोर मनी। फिर नेटवर्क में एजियर के जो नेटवर्क्स हैं उनमें एक और फीचर है नेटवर्क प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स। इसमें भी आप नेटवर्क की जो ट्रैफिक है उसको फिल्टर कर सकते हैं। बेसिकली आप कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं और उसमें भी आईपी एड्रेसेस की बेस पे, पोर्ट्स की, प्रोटोकॉल्स की बेस पे आप कुछ रूल्स डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सी ट्रैफिक जो है वो अलाउ है और कौन सी ट्रैफिक अलाउ नहीं है। कुछ डिफ़ॉल्ट बेसलाइन सिक्योरिटी रूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और कुछ आप न्यू भी खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, और उनकी आप प्रायोरिटीज़ वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि पहले कौन सा रूल अप्लाई होगा, फिर बाद में कौन सा होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा। एप्लीकेशन सिक्योरिटी गेटवे, जो जब हम कहते हैं ना नेटवर्क प्रोटेक्शन, नॉर्मली इसको हम लेयर 3 बोल रहे हैं कि आईपीस की बेस पे अगर हम नेटवर्क को ट्रैफिक फिल्टर कर रहे हैं। और अगर हम कोई टीसीपी यूडीपी इस लेवल पे कर रहे हैं पोर्ट्स के लेवल पे, तो ना फिर ये लेयर 4 में चला जाएगा। लेकिन अगर हमें फायरवॉल इससे ऊपर वाली लेयर्स के लिए फायरवॉल चाहिए, लेयर 6 के लिए, लेयर 7 के लिए, तो देन यू हैव इवन एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो ये एक और तरह की प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोवाइड्स फॉर द ग्रुपिंग ऑफ सर्वर्स विद सिमिलर पोर्ट फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट्स। तो लाइक जैसे वेब सर्वर्स हैं आपके पास, 10, 20, 50 वेब सर्वर्स हैं और सब की जो प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिलती जुलती हैं, एक जैसी हैं। तो आप उनकी एक ग्रुपिंग करके, ये नहीं है कि आप 50 सर्वर्स हैं तो उनको अलग अलग कन्फिगर करेंगे सिक्योरिटी, आप एक ही दफ़ा सिक्योरिटी कन्फिगर करें और सारे सर्वर्स का एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप पे अप्लाई कर दें। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एजर क्लाउड। वेल, choosing Azure Network Security Solutions, you have multiple solutions, जैसे अभी हमने बातें की कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, Azure Firewall है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है या Azure Firewall है। तो आप इन चीज़ों में से आपको क्या चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, कम्बिनेशंस में चाहिए, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगेन इन चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। Then the next topic is Azure Identity Services। पहले हम जैसे करते थे कि नेटवर्क्स में क्या होता था, विंडोज सर्वर्स में हम यूज़र्स अकाउंट्स क्रिएट करते थे, यूज़र्स एंड ग्रुप्स, और उन पे किसी फोल्डर को परमिशन दे दी, किसी प्रिंटर को परमिशन दे दी। तो यानी किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आइडेंटिफाइज द पर्सन और सर्विस, कि जो कोई पर्सन किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये कोई यूज़र है, बिलाल एक यूज़र है और ये उसका पासवर्ड है, तो सिस्टम उसको आइडेंटिफाई कर रहा है और उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है। ऑथराइजेशन का मतलब है कि आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्या उस यूज़र के पास राइट है कि वो किसी रिसोर्स को एक्सेस भी कर सके, यूज़ भी कर सके। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑथराइजेशन। लेवल ऑफ एक्सेस, किस लेवल का। सपोज एक यूज़र है वो एक फाइल को रीड कर सकता है, दूसरा यूज़र है वो इस फाइल को डिलीट भी कर सकता है। तो दीज आर टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन। तो एजर क्लाउड आपको ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन की और ऑथराइजेशन की। और इससे भी ज़्यादा ऑथराइजेशन एम्प्लॉय साइन इन टू एक्सेसिव सोर्सेज, यानी आप किसी कंपनी के जितने एम्प्लॉयज़ होंगे वो साइन इन होंगे और फिर अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकेंगे। एजर आपको सिंगल साइन ऑन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सिंगल साइन ऑन का मतलब ये होता है कि आप एक ही दफ़ा लॉगिन होते हैं और क्लाउड में जितनी भी सर्विसेज होती हैं उन सबको सिंगल साइन ऑन के साथ यूज़ करते हैं। यानी ये नहीं है कि क्लाउड में अगर आपके पास
4 या 10 सर्विसेज हैं, तो हर सर्विस को एक्सेस करने के लिए आपको अलग से साइन इन होना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का सपोज ऑफिस 365 यूज़ करते हैं, या इवन माइक्रोसॉफ्ट का फ्री वाली सर्विसेज आप हॉटमेल पे लॉगिन होते हैं, तो आपको पता है कि आपको वन ड्राइव भी फ्री में मिल जाती है, ठीक है, उधर ही। और आप ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी फ्री में यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल भी फ्री में यूज़ कर सकते हैं, पावर पॉइंट भी फ्री में यूज़ कर सकते हैं, ईमेल्स भी फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही गूगल भी आपको गूगल डॉक्स और इस तरह की चीज़ें सिंगल साइन अप, यानी आप एक दफ़ा लॉगिन होते हैं और सारी एप्स आप उसी साइन इन पे यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड सिंगल साइन अप। तो ये फीचर एजर में भी अवेलेबल है। ऐसे ही यू कैन मैनेज एप्लीकेशन, बिजनेस टू बिजनेस कनेक्टिविटी है, बिजनेस टू कस्टमर कनेक्टिविटी है, आइडेंटिटी सर्विसेज वगैरह है। बिजनेस टू कस्टमर का मतलब ये होता है कि लाइक एक बैंक है और वो अपने यूज़र्स को, अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहा है कि हर क्लाइंट अलग से लॉगिन हो गया और अपने अकाउंट को मैनेज कर सकता है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो एजर में अवेलेबल है। फिर एजर आपको सिक्योरिटी में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की भी प्रोविजन जो है वो प्रोवाइड करता है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि आप सिर्फ पासवर्ड यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि पासवर्ड के अलावा आप कुछ और भी यूज़ कर रहे हैं साथ में, जैसे आप बायोमेट्रिक्स यूज़ कर लेते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, या आप कोई पिन कोड मंगवा रहे हैं किसी जगह पे, तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ऑप्शन भी एजर में मौजूद है। अच्छा, सिक्योरिटी टूल्स कौन से यूज़ किए जाते हैं और क्या फीचर्स हैं एजर में? तो एजर का एक अपना सिक्योरिटी सेंटर है। जब आप पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी मॉनिटरिंग सर्विसेज हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो आप अपनी सिक्योरिटी के बारे में बेहतर तरीके से जान सकेंगे। एजर आपको सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है। ये हमने कल देखा था कि एजर हमें सुजेस्ट कर रहा था कि अगर आप ये चीज़ें ऐसे ऐसे कर लें, सिक्योरिटी एडवाइज़र बेसिकली वो हमें हमारी कॉस्ट के बारे में भी हमें कुछ एडवाइस कर रहा था, हमें सिक्योरिटी के बारे में भी कुछ रिकमेंडेशंस दे रहा था। तो इन रिकमेंडेशंस को अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारी सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और ऐसे ही सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उनको भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर आपके पास हाइब्रिड क्लाउड है, यानी आपने पब्लिक क्लाउड भी लिया हुआ है और आपके पास प्राइवेट क्लाउड भी है, तो यानी ऑन प्रेमिसेस है, तो ये आपको ऑन प्रेमिसेस जो नेटवर्क्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी मॉनिटरिंग और दूसरी कॉन्फ़िगरेबल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है। तो ये डिटेक्ट भी करेगा किसी थ्रेट को, असेस करेगा कि वो कितना डेंजरस हो सकता है, डायग्नोस्टिक्स निकालेगा और ऑटोमेटिकली इसको स्टेबलाइज करेगा। यानी सिक्योरिटी अटैक अगर कोई होता है तो उसको डिटेक्ट करके, उसको डायग्नोस करके उसको स्टेबलाइज भी करेगा, मतलब उसका हल भी निकालेगा और देन उसको क्लोज करेगा। फिर एजर के पास एक टूल है जिसे हम कहते हैं एजर की वॉल्ट। तो इसमें ये बेसिकली एक प्लेस है जिसमें आप एप्लीकेशंस के सीक्रेट्स, पासवर्ड्स, सर्टिफिकेट्स, ये चीज़ें आप स्टोर करते हैं। यानी ये सिंगल आपके पास रिपोजिटरी है, इसमें आप ये अपनी सारी चीज़ें जो है, परमिशंस, एक्सेस लॉग्स, ये सेंट्रल पोजीशन पे आप इसको मैनेज करते हैं। एजर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड अदर टूल, इसके ज़रिए क्या होता है कि क्लासिफाइज एंड प्रोटेक्ट्स डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल्स बाय अप्लाइंग लेबल्स। तो आपके डॉक्यूमेंट्स को और ईमेल्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक और टूल है, दिस इज़ कॉल्ड एजर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन एंड अदर टूल, ये भी डेडिकेटेड पोर्टल है इसके लिए फॉर मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सस्पिशियस एक्टिविटी। और इसमें क्या होता है कि आपके जो डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं, यानी विंडोज़ के सर्वर्स जिनमें आपके यूज़र्स के अकाउंट हैं और ग्रुप्स वगैरह आपने क्रिएट किए हुए हैं, उनमें कुछ सेंसर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड सेंसर्स, और वो फिर मॉनिटर करते रहते हैं आपके सिस्टम को। और जब भी कभी उन्हें कोई फील होता है उन सेंसर्स को कि सिक्योरिटी का इशू है, तो ऑटोमेटिकली पर अदनान का मैसेज आ रहा है, अदनान मैसेज आ रहा है, वो उसकी आवाज़ नहीं आ रही।
हाँ लेकिन हमारी तरफ से तो ठीक है। ओके फिर है जी एजियर के गवर्नेंस मेथोडोलॉजीज। वेल एजियर पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं एजियर को की गवर्नेंस के लिए। स्टे कंप्लाइंट विद योर कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स एंड सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स बाय यूजिंग पॉलिसी डेफिनेशंस टू इन्फोर्स रूल्स एंड इफेक्ट्स फॉर योर एजियर रिसोर्सेज। पहले से कुछ पॉलिसीज बिल्ट इन पॉलिसीज हैं एंड इनिशिएटिव डेफिनेशंस हैं और स्टोरेज से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, सिक्योरिटी सेंटर मॉनिटरिंग से रिलेटेड। होता क्या है कि आप सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसाइड करते हैं कि जी ओके हम वर्चुअल मशीन्स हमारा स्टाफ क्रिएट कर सकता है, लेकिन कितनी क्रिएट कर सकता है आप उसको लिमिट करते हैं जी ओके 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तरह की एक पॉलिसी बना सकते हैं। ऐसे ही नेटवर्क है, आप कहते हैं जी बैंडविड्थ इंक्रीज़ की जा सकती है, लेकिन कितनी की जा सकती है, तो आप कहते हैं जी कि मैक्सिमम इतनी की जा सकती है। तो इस तरह की पॉलिसीज़ हैं। ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है पॉलिसीज़ की, इनको हम देखेंगे। मींस के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ पॉलिसीज़ पहले से डिस्कस करके डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर जो उनके यूज़र्स हैं वो उन लिमिट्स में रहते हुए रिसोर्सेज को यूज़ कर सकेंगे। ये नहीं कि अनलिमिटेड और करोड़ों करोड़ों का बिल आया हुआ होगा। आप ऐसे ही क्रिएट पॉलिसी डेफिनेशंस, आप पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं और उनको जिन रिसोर्सेज पे आपने अप्लाई करना है, असाइन करना है, वो कर देते हैं। लाइक आपने स्टोरेज के रिसोर्सेज पे करना है कि इससे ज़्यादा स्टोरेज नहीं यूज़ की जा सकती या इस किस्म की स्टोरेज नहीं यूज़ की जा सकती। तो इस तरह से तो जब आप इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं तो अब आप कहते हैं कि अब आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कंप्लाइंट हैं, ठीक है, यानी आपकी पॉलिसी के साथ वो कंप्लायंस में है, ठीक है, तो नॉन कंप्लाइंट नहीं है। और अगर वो नॉन कंप्लाइंट है तो देन यू हैव टू रीविजिट योर पॉलिसी। तो पॉलिसी डेफिनेशंस आप बनाते हैं सिंपली और उसके बाद आप उनको अप्लाई कर देते हैं रिसोर्सेज पे। फिर उसके बाद जो आप आइडेंटिटीज़ का जो हमने कंसेप्ट पहले देखा, अब आपके पास रिसोर्स ग्रुप्स हैं, ये हमने देखा था, और रिसोर्स ग्रुप्स के अंदर हमारे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? हमारी स्टोरेज है, हमारा डाटा है, हमारी एप्लीकेशन है, हमारी वीएम है, ये सारी रिसोर्सेज हैं। और रिसोर्सेज रिसोर्स ग्रुप्स के अंदर होती हैं। तो यूज़र्स, ग्रुप्स, एप्स ये एक्सेस करते हैं आपके एजियर की सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपके रिसोर्स ग्रुप्स को, यानी सपोज स्टोरेज को कर रहे हैं, डेटाबेस को कर रहे हैं। कोई यूज़र है वो आपकी डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, तो उस यूज़र को किस लेवल की एक्सेस है, वो डेटाबेस में रिकॉर्ड एंटर कर सकता है, वो डेटाबेस का रिकॉर्ड रीड कर सकता है, वो डेटाबेस का रिकॉर्ड डिलीट कर सकता है, क्या कर सकता है। तो एजर में रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का कंसेप्ट है। तो ये क्या करता है कि सेग्रीगेट ड्यूटीज विद इन योर टीम, आपकी जो टीम है उसकी ड्यूटीज अलग अलग से वो लगा देता है, और एंड ग्रांट ओनली द अमाउंट ऑफ एक्सेस टू यूजर्स दैट दे नीड टू परफॉर्म देयर जॉब्स, कि यूजर्स को सिर्फ उतनी एक्सेस मिलती है जितनी उनको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। तो पोर्टल के थ्रू आप ये चीज़ें मैनेज करते हैं। सपोज आप कहते हैं जी कि यूज़र्स क्रिएट करने हैं किसी ने, तो वो यूज़र्स ही क्रिएट करे, वो डाटाबेसेस ना क्रिएट करे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो रोल बेस्ड एक्सेस है वो डिफाइन करते हैं। और आपके जो रिसोर्सेज हैं आप उनको लॉक कर सकते हैं। सपोज एक रिसोर्स है, उसके अंदर डेटाबेस पड़ी हुई है, तो आपके पास लॉक्स की ऑप्शन है, कैन नॉट डिलीट या रीड ओनली। सपोज एक यूज़र है वो उसको डिलीट कर देता है मिस्टेकनली,
लेकिन आपने उस पर एक लॉक लगाया हुआ है कि nobody can delete it until कि आप इस लॉक को ख़त्म करें। तो अगर कोई इसको रिमूव करने की कोशिश भी करता है, डिलीट करने की कोशिश भी करता है, तो ये डिलीट नहीं होगी। और ऐसे ही अगर वो रीड ओनली है तो अगेन उसको राइट नहीं किया जा सकेगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये जो लॉक्स हैं ये सब्सक्रिप्शन लेवल पे, रिसोर्स ग्रुप लेवल पे या किसी रिसोर्स पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द एजर पोर्टल। देन देर आर एजर ब्लूप्रिंट्स। ये क्या करते हैं जी, क्रिएट रीयूजेबल इन्वायरमेंट डेफिनेशंस दैट कैन recreate user Azure resources and apply your policies instantly। तो यानी ब्लूप्रिंट्स का मतलब है कि जैसे आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं पहले से, और आप उन टेम्पलेट्स को दोबारा यूज कर सकते हैं ताकि आपका काम आसानी से हो सके। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन की गवर्नेंस है। ज़ाहिर है कि आप एजर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बिल आएगा, एक्सेस कंट्रोल है, सब्सक्रिप्शन की लिमिट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। ये लिमिट्स इसी तरह की एजर हमने यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस लिमिट से ज़्यादा नहीं हम यूज़ कर सकते। ठीक है, तो इस तरह की लिमिट्स भी डिफाइन की जा सकती हैं। मॉनिटरिंग हम कैसे यूज़ करेंगे, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग इन एजर। हम टैग लगा सकते हैं। टैग्स का मतलब ये है कि सपोज आपके यूज़र्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, 100 यूज़र्स हैं, वो यूज़ करते हैं आपके एजर के रिसोर्सेज को, या आपके डिपार्टमेंट हैं बहुत सारे, 10-12 डिपार्टमेंट्स हैं, और जो है वो अपने रिसोर्सेज क्रिएट करते रहते हैं। अब बिल आ जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि जिस डिपार्टमेंट ने जितनी सर्विसेज यूज़ की हैं उतना उतना बिल हर डिपार्टमेंट अपना पे करेगा। लाइक कोई बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एचआर वाले हैं, एडमिन वाले हैं, ठीक है, और टेक्निकल कोई टीम है आपकी, वो अलग से हैं, आईटी वाले अलग से हैं, फाइनेंस वाले अलग से हैं। तो आप कहते हैं कि जितना कोई यूज़ करेगा उतना उतना बिल आएगा। तो फिर इसका तरीका आसान है कि जो रिसोर्स कोई भी बंदा क्रिएट करता है वो उसके साथ टैग लगाए कि ये फलां डिपार्टमेंट का है। तो जब बिल आएगा तो उन टैग्स को देखते हुए हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट ने कौन सा रिसोर्स है वो यूज़ किया है। तो इसको हम ऐसे नेम वैल्यू पेयर के साथ डिस्कस करते हैं। लाइक कोई रिसोर्स है, ये डेटाबेस है, इसको इसका ऑनर कौन सा है, जो ये डिपार्टमेंट कौन सा है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्शन है, ये टेस्टिंग है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सा रिसोर्स जो है उसका बिल कहाँ से कौन से डिपार्टमेंट ने देना है, या ओनरशिप का पता चल जाएगा कि ये रिसोर्स है, कोई वीएम पड़ी है, हमें समझ नहीं आ रही ये किसकी है, तो अगर टैग किया हुआ तो हमें पता चल जाएगा अच्छा ये फलां डिपार्टमेंट की है और ये सर प्रोडक्शन ये वाली है। मीटा डाटा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मेटा डाटा? मेटा डाटा बेसिकली हम कहते हैं डाटा अबाउट द डाटा, प्रोवाइड्स मेटा डाटा फॉर योर एजर रिसोर्सेज। देखिए ना, ये सपोज एक डाटाबेस है, ठीक है, तो अब डाटाबेस का नेम क्या है और डाटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो डाटाबेस के इनसाइड है ना, लेकिन ये जी, डाटाबेस का ऑनर कौन सा है, ये मेटा डाटा है, यानी ये डाटा है, डाटा अबाउट द डाटा, यानी इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा। इंफॉर्मेशन ठीक है अबाउट ना, डाटा। यानी एक्चुअल इंफॉर्मेशन तो डाटाबेस के अंदर है ना, जी, ये वो नहीं है। ये ये है उस उस इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, कि ये इंफॉर्मेशन किस चीज़ के मुतालिक है, ये डाटाबेस है, ये किस चीज़ की है, इसका ऑनर कौन सा है, ये कौन से डिपार्टमेंट की है, ये चीज़, इसको मेटा डाटा कोई भी हो बोलते सकती है, हैं। वो इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है। हाँ, कुछ भी हो सकती है, मतलब उससे रिलेटेड कोई बात होगी, इसका ऑनर कौन है, ये कौन से डिपार्टमेंट की है, ये कब क्रिएट हुई, इस तरह से। वेल, एयर मॉनिटर इज एन अदर सर्विस। ये आपके इनसाइड जो लॉग्स हैं उनको रीड करता रहता है, उनको क्रिएट करता है, सेव करता है। इसी तरह मेट्रिक्स हैं, मेट्रिक्स भी रिसोर्स परफॉर्मेंस को हम मेट्रिक कहते हैं ना, कि रैम कितनी यूज़ हो रही है, प्रोसेसर कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है, इस तरह से।
add an Azure monitor agent to collect operational data for a resource। हम किसी खास रिसोर्स के बारे में अलग से भी इंफॉर्मेशन कुछ इकट्ठी कर सकते हैं यूजिंग द एजेंट्स। मतलब आप आपके क्लाउड में रिसोर्सेज हैं, वर्चुअल मशीन्स हैं, डेटाबेसेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, फिजिकल प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज है, नेटवर्क है। आपको उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या वो ठीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या वो अंडर यूटिलाइजेशन तो नहीं है, क्या वो बॉटलनेक तो नहीं हुए यानी उनसे ज़्यादा काम तो नहीं लिया जा रहा, क्या स्टोरेज पूरी तो नहीं हो गई, क्या हमें नेटवर्क हमारा जो है वो चोक तो नहीं हो गया कि हमें बैंडविड्थ और बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग से आपको पता चलेगा। आप मॉनिटरिंग से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं आप वो देखते रहेंगे, आपको पता चलेगा। आपको अलर्ट्स भी, इवन आप अलर्ट्स भी ले सकते हैं यहाँ से। ऐसे ही एजर सर्विस हेल्थ के एजर जो है ओवरऑल किसी एक मशीन से मिलकर तो बना नहीं है, बैक एंड पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो एजर खुद अपने आप को भी मॉनिटर करता रहता है कि उसके सर्वर्स ठीक रन हो रहे हैं, उसके डाटा सेंटर्स ठीक चल रहे हैं, उसके रीजन्स जो हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन ठीक हो रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इज़ एवरीथिंग ओके। तो एजर की अपनी जो हेल्थ है उसको भी देखा जाता है। फिर ऐसे ही जो एप्लीकेशंस हैं या सर्विसेज हैं उनको भी एजर जो है वो अलग से मॉनिटर करता रहता है। उन चीज़ों को उनको बाद में डिटेल में देखेंगे। प्राइवेसी, कंप्लायंस एंड डाटा प्रोटेक्शन। दुनिया में डाटा प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाए गए हैं ताकि उन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया जाए। ठीक है, ये निस्ट हैं, जीडीपीआर है। आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई ईमेल करते हैं, तो आप इलीगल डाटा नहीं किसी को भेज सकते। ठीक है, सिंपल। तो इस तरह की चीज़ों को कंप्लाइंट करने के लिए आप इन स्टैंडर्ड्स को आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। तो एजियर ने ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया हुआ है, यानी इलीगल डाटा आप इस पर नहीं यूज़ कर सकते। ऐसे ही प्राइवेसी पॉलिसी है, माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेसी पॉलिसी। आप माइक्रोसॉफ्ट के एजर प्लेटफॉर्म पे आप जो डाटा रखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट उसको कैसे यूज़ करता है, यू कैन गो एंड रीड फॉर दैट। Trust Center, why people trust Microsoft Azure? There is a Trust Center website, you can go and check कि क्यों लोग ट्रस्ट करते हैं। ये बेसिकली एडिशनल रीडिंग है अगर आप करना चाहें। ऐसे सर्विस ट्रस्ट पोर्टल है, ये एक अलग से वेबसाइट है। कंप्लाइंस रिलेटेड जो पब्लिकेशंस हैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट्स हैं बेसिकली थर्ड पार्टीज ने जो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ऑडिट किए हुए हैं, मतलब आप इनको रीड कर सकते हैं। ऐसे कंप्लायंस मैनेजर है, ये एक ट्रस्ट पोर्टल है, यू कैन गो देयर एंड चेक के ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है। एजियर गवर्नमेंट्स को कुछ सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है, यूएस गवर्नमेंट को, लेकिन उनके जो यूएस गवर्नमेंट ने जो एजियर से जो सर्विसेज ली हुई हैं, उनके जो डाटा सेंटर्स हैं वो फिजिकली आइसोलेटेड है। यानी आप अगर एजियर से सर्विसेज लेंगे वो शेयर्ड जो होते हैं ना डाटा सेंटर्स, वहाँ से आपको मिलेगी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो यूएस गवर्नमेंट को और चाइना को जो सर्विसेज दे रहा है उनके डाटा सेंटर्स अलग हैं, वो फिजिकली अलग हैं, उनके उनके पास अलग से सिक्योरिटी जो है वो अलग से मेंटेन की जाती है।